महासती मदन रेखा साध्वी जी भगवंत को युद्ध भूमि में क्यों जाना पड़ा। प्रस्तुत है महासती मदन रेखा की कथा का एपिसोड 3। आप देख रहे हैं जीन मीडिया, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। महासती मदन रेखा ने जिस बालक को जंगल में जन्म दिया था वह मिथिला के राजा पद्मरथ को मिला था। ये हमने एपिसोड 2 में देखा था। राजा ने उसे अपने बेटे जैसा प्यार दिया और उसकी परवरिश करने लगा। उस बालक के पुण्य प्रभाव के कारण सब दुश्मन राजा भी पद्मरथ के सामने सर झुकाने लगे। राजा ने उस बच्चे का नाम नमी कुमार रखा। धीरे धीरे नमी कुमार बड़ा हुआ और जवानी में पहुंचते पहुंचते वह शस्त्र और शास्त्र दोनों में एक्सपर्ट बन गया। नमी कुमार का कई सुंदर राजकन्याओं से विवाह हुआ था। पद्मरथ राजा ने नमी कुमार को राजा बनने लायक समझकर एक शुभ दिन उसका राज तिलक कर दिया और राज्य को नमी कुमार को सौंपकर पद्मरथ राजा ने श्री ज्ञान सागर आचार्य भगवंत के पास दीक्षा ले ली और शुद्ध चारित्र धर्म का पालन करते हुए वे मोक्ष में गए। नमी राजा की शान इतनी बढ़ गई कि कई राजा उसके सामने झुकने लगे। उधर जब लोगों को पता चला कि युग बाहु की हत्या हो गई और मणिरथ सांप के काटने से मर गया तो अगले दिन दोनों भाइयों की अंतिम यात्रा निकाली गई। लोग मणिरथ के बुरे काम को सुनकर उसे बुरा भला कहने लगे और युग बाहु की अकाल मौत पर उसके अच्छे गुणों को याद करके रोने लगे। दोनों भाइयों की मौत से सिंहासन खाली हो गया था। प्रजाजनों ने युग बाहु के बड़े बेटे चंद्रयश का राज तिलक करने का निश्चय किया। चंद्रयश राजा नहीं बनना चाहता था, लेकिन उसे मजबूरी में राज्य लेना पड़ा। राज्य संभालने के बाद चंद्रयश ने न्याय और नीति से प्रजा की देखभाल की। एक दिन नमी राजा का सबसे प्रिय हाथी आलान स्तंभ को तोड़कर, यानी कि हाथी को बांधने वाली जगह को तोड़कर विंध्या नाम के जंगल में चला गया। उसी समय चंद्रयश भी उस जंगल में घूमने गया था। उसे हाथी दिखा तो वो खुश हो गया और उसने हाथी को पकड़ लिया और अपने नगर में ले आया। जब गुप्तचरों ने नमी राजा को बताया कि उनका प्रिय हाथी चंद्रयश राजा के कब्जे में है तो नमी कुमार ने तुरंत दूत को चंद्रयश राजा के पास भेजा। दूत ने सुदर्शनपुर जाकर कहा कि हे राजन, हमारे राजा का हाथी आपके राज्य में आया है, कृपया उसे लौटा दे। चंद्रयश ने कहा, मैं हाथी नहीं दूंगा। क्या तुम्हारे राजा को नीति नहीं पता? नीति में लिखा है कि राज्य या संपत्ति न तो वंश से आती है और न ही लिख कर दी जाती है। तलवार के बल से ही राज्य मिलता है। ये धरती तो वीरों की है। दूत ने कहा, अगर आप हाथी नहीं देंगे तो मिथिला नरेश नमी राजा युद्ध में आपको हराकर उस हाथी को वापस ले ही लेंगे। चंद्रयश गुस्सा हो गया और दूत को अपमानित करके दरबार से निकाल दिया। दूत ने जाकर नमी राजा को सब बता दिया और उसे युद्ध के लिए तैयार कर दिया। नमी राजा अपनी विशाल सेना लेकर सुदर्शनपुर की तरफ बढ़ा। उधर जैसे ही चंद्रयश को एक खबर मिली वो भी युद्ध के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसके मंत्रियों ने कहा, नमी राजा की सेना बहुत बड़ी है, मैदान में लड़ेंगे तो हार निश्चित है। अच्छा होगा कि हम नगर के दरवाजे बंद कर ले और अंदर से ही युद्ध करें। चंद्रयश को ये बात सही लगी और उसने नगर के सारे दरवाजे बंद करा दिए। नमी राजा ने अपने बड़े सैनिक दल से पूरे नगर को घेर लिया। इधर महासती मदन रेखा को, जो अब सुव्रता साध्वी जी बन चुकी थी, उन्हें एक खबर मिली कि उनके दोनों बेटे युद्ध करने को तैयार हैं। वे सोचने लगी, अहो, इस नश्वर संसार को धिक्कार है। 2 सगे भाई आपस में युद्ध करेंगे, इसमें लाखों लोग मर जाएंगे और नरक में जाएंगे। मुझे इस युद्ध को रोकना ही चाहिए। मदन रेखा साध्वी जी ने अपनी गुरु माँ से अनुमति ली और युद्ध भूमि की ओर जाने लगी। जब साध्वी जी भगवंत युद्ध भूमि में पहुंची तो सब लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। वो पहले नमी राजा के पास गई। नमी राजा ने उन्हें वंदन किया और मदन रेखा साध्वी जी ने नमी राजा को समझाते हुए कहा, इस अनंत संसार में 4 चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती है और वो है मनुष्य जन्म, जिनवाणी यानी कि तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सुनना, धर्म में श्रद्धा और धर्म का पालन, ये 4 चीज़ें। इसलिए मनुष्य जन्म जैसे दुर्लभ और कीमती चीज़ को एक हाथी के लिए युद्ध में नष्ट मत करो। राज्य के लालच में लोग नरक में चले जाते हैं और अपने ही बड़े भाई से युद्ध करना ठीक नहीं है। नमी राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, राजा चंद्रयश मेरे बड़े भाई कैसे हुए? तब मदन रेखा साध्वी जी भगवंत ने नमी राजा के जन्म की सारी कहानी बताई। यह सुनकर नमी राजा सोच में पड़ गए। उन्होंने पद्मरथ राजा की पत्नी यानी कि अपनी माँ पुष्पमाला से पूछा कि माँ, सच बताओ, मैं किसका बेटा हूँ? पुष्पमाला रानी ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी जन्म देने वाली माँ नहीं हूँ, मैंने तो तुम्हें सिर्फ पाला है। उसने युग बाहु के नाम की मुहर और जिस कपड़े में वह लपेटा हुआ मिला था वह भी नमी राजा को दिखाया, लेकिन सच्चाई जानने के बाद भी नमी राजा युद्ध रोकने को तैयार नहीं हुआ। तब मदन रेखा साध्वी जी अपने बड़े बेटे राजा चंद्रयश के पास गई। चंद्रयश ने साध्वी जी वेश में अपनी माँ को पहचान लिया और उन्हें वंदन करके पूछा, माँ, आप यहाँ युद्ध भूमि में क्यों आई? महासती मदन रेखा साध्वी जी ने कहा कि बेटा, जिसके साथ तुम लड़ने जा रहे हो वह तुम्हारा छोटा भाई है,
इस छोटे से एक हाथी के लिए हो रहा यह युद्ध तुम्हें रोक देना चाहिए और इसलिए ही मैं यहाँ पर आई हूँ। मदन रेखा साध्वी जी ने चंद्रेश राजा को भी पूर्व की सब घटना बताई। चंद्रेश ने पूछा, माँ मेरा भाई नमी राजा कहाँ पर है? मदन रेखा साध्वी जी भगवंत ने कहा, वह नगर के बाहर है। उस समय संसार की भयानकता को जानकर चंद्रेश राजा के मन में वैराग्य आ गया और उसने अपने हथियार छोड़ दिए और भाई से मिलने के लिए नगर के बाहर आया। जैसे ही नमी राजा ने देखा कि उनके बड़े भाई बिना हथियार उनकी तरफ आ रहे हैं, तो नमी राजा ने भी अपना अहंकार घमंड छोड़ दिया और बड़े भाई के चरणों में झुक गया। दोनों का आपस में प्रेम भरा मिलन हुआ। चंद्रेश राजा ने कहा, आओ भाई, अब मेरे साथ नगर में चलो। दोनों भाइयों का नगर में भव्य स्वागत हुआ। फिर चंद्रेश राजा ने कहा, पिताजी के मरने के बाद कोई राज्य को संभालने वाला नहीं था, इसलिए मैंने यह राज्य संभाला। मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे भाई हो। अब माँ ने यह बात बताई है। मैं राज्य का भार छोड़कर प्रभु महावीर के बताए मार्ग पर चलने के लिए दीक्षा लेना चाहता हूँ। तुम इस राज्य को संभालो। यह सुनकर नमी राजा ने कहा, भैया मुझे भी राज्य नहीं चाहिए, मैं भी दीक्षा ही लेना चाहता हूँ। चंद्रेश राजा ने कहा, लेकिन किसी को तो राज्य की जिम्मेदारी लेनी होगी, इसलिए यही ठीक होगा कि बड़ा भाई राज्य छोड़कर दीक्षा ले और छोटा भाई राज्य संभाले। चंद्रेश राजा के समझाने पर नमी राजा ने राज्य संभालने के लिए हाँ कर दी। चंद्रेश ने राज्य नमी राजा को सौंप दिया और दीक्षा लेकर अपने गुरु के चरणों में खुद का जीवन समर्पित कर दिया। मदन रेखा साध्वी जी भगवंत ने भी सच्चे संयम धर्म का पालन करते हुए सारे कर्मों का नाश किया और मोक्ष को प्राप्त किया। यहाँ पर महासती मदन रेखा की कथा पूरी होती है, लेकिन सीखने जैसा बहुत कुछ है। लर्निंग नंबर 1, युग के युग बदल जाते हैं, लेकिन हम मानवों की बुद्धि वैसी की वैसी ही रहती है। उस समय हाथी को लेकर युद्ध होने वाला था। आज भाई भाई के बीच प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। लड़ाई वैसी की वैसी ही, बस अब तरीका बदल गया। लड़ाई वही, तरीका नया। लर्निंग नंबर 2, ईगो एक ऐसी चीज है जो भल भलों को अंधा बना देती है। हाथी के लिए इंसान लड़े, ऐसा मूर्ख तो इंसान है नहीं। पर युद्ध हाथी के लिए नहीं, बल्कि सर पर चढ़े मान रूपी हाथी, ईगो रूपी हाथी, अहंकार रूपी, घमंड रूपी हाथी के कारण होता है। मुझे उसने ना कैसे कहा, मेरी बात क्यों नहीं मानी, ये मान हाथी बहुत ही डेंजरस है। नमी राजा युद्ध रोकने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब चंद्रेश राजा सामने से आया तो युद्ध अपने आप रुक गया। जब घर में या कहीं पर भी लड़ाई हो रही हो, तब एक पक्ष को शांत करने में आता ही है, क्योंकि एक पक्ष भी अगर शांत हो जाए तो दूसरे पक्ष के शांत होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक पक्ष वाला झुक जाए तो विवाद खत्म हो सकता है। भरत बाहुबली में भी ऐसा ही हुआ था। बाहुबली रुके तो युद्ध समाप्त हो गया था। उस समय छोटा भाई पहले झुका था, इस बार बड़ा भाई पहले झुका। फर्क सिर्फ इतना है। लर्निंग नंबर 3, एक साध्वी जी भगवंत में कितनी करुणा होती है उसका ये साक्षात उदाहरण है। संसार छोड़ दिया, दीक्षा ले ली, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनके ही दोनों सांसारिक पुत्र एक हाथी के लिए युद्ध करने वाले हैं और युद्ध में सैकड़ों की संख्या में लोग मरेंगे, तब उनसे रहा नहीं गया। आज भी कई मंद बुद्धि वाले लोग पूछते हैं कि जैन साधु साध्वी जी भगवंत ऐसा तो समाज के लिए क्या ही करते हैं। एक साध्वी जी भगवंत ने एक बहुत बड़ा भीषण युद्ध रोक दिया। आज भी सैकड़ों लड़ाइयाँ कोर्ट में जाने से पहले उपाश्रय में ही गुरु भगवंत के समक्ष खत्म हो जाती है, और खत्म भी इस तरह से होती है कि दोनों पक्ष में रहे लोग आंखों में खुशी के आंसू लेकर जाते हैं, दोनों सेटिस्फैक्शन लेकर जाते हैं। और एक चीज यहाँ पर यह भी पता चलती है कि साध्वी जी भगवंतों में शक्ति कितनी ज्यादा होती है। लर्निंग नंबर 4, महापुरुष हल्ल विहल की कथा में हमने देखा था कि कोणिक राजा की पटरानी पद्मावती हाथी के पीछे हुए इतिहास के एक महायुद्ध का कारण बनी थी। यहाँ पर महासती मदन रेखा हाथी के ही पीछे इतिहास में होने जा रहे एक और महायुद्ध को टालने का कारण बनी। इसलिए ही कहा गया है कि एक स्त्री लोगों के बीच, राज्यों में, देशों में बवंडर लाने की ताकत भी रखती है, और वहीं पर एक स्त्री लोगों के बीच, राज्यों में और देशों में बवंडर को आने से रोकने की भी ताकत रखती है। इसलिए स्त्रियों को कमजोर मानने या समझने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। लर्निंग नंबर 5, पहले के राजा महाराजाओं में सच में सत्व था, ऐसा मानना पड़ेगा। हाथी के लिए हम 2 भाई लड़ने वाले थे, तत् यह है संसार। ऐसा जाना तो तुरंत राज्य, इंद्रियों का सुख, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा आदि सब कुछ एक क्षण में छोड़कर संयम के मार्ग पर निकल जाते थे। धन्य है ऐसी महान आत्माओं को। तो ये थी महासती मदन रेखा की अद्भुत कथा। आज जब हर जगह शील से ऊपर रील को रखा जा रहा है, तब ऐसी महासतियों की कहानी से प्रेरणा लेने जैसी है। आज के जमाने में ऐसी महासतियों की ज्यादा जरूरत है, ऐसा हमें लगता है। हर श्राविका में, हर नारी में ऐसी महासती का जन्म हो, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। जय जिन शासन, जय महावीर।